Hi friends, hope you are doing well. In today's video, we'll see how we can draft a reply to notice under section 142(1) during the course of assessment proceedings. So those of you जिनका selection हुआ है scrutiny में for the EY 24-25, they might be receiving this kind of notices to furnish such documents and clarification and explanations. आज के वीडियो में हम देखते हैं कुछ practical tips, do's and don'ts while drafting such a reply. So first of all, we'll see what is 142(1) notice stands for. So basically, during the course of assessment proceedings, whether regular assessment or reassessment, whenever assessing officer wants to collect any information, data, or seek any clarification, explanation, such data is collected through by issuing 142(1) notice. If it's a very basic simple notice, which is first notice issued to the SSC during the course of assessment, the basic details are asked for, like nature of activity, nature of business, nature of income derived during the year, return of income, computation, audited financial statements, bank statements. Then if you have claimed any deduction under chapter 6A or any relief under any other section, then you are required also to provide documentary evidence in support of your claim. These are the basic details generally asked for in the very first notices, and you are required to submit that details. You must reply to this notice, otherwise, as you are aware that penalty for non-submission would be levied at the rate 10,000 per instance. अगर कोई भी assessment में अगर फॉर एग्जांपल तीन नोटिस इशू हुए हैं 142(1) की, और आपने तीन में से एक का रिप्लाई नहीं दिया है, तो 10,000 के पेनल्टी लेवी कर सकते हैं एओ। आपको जस्टिफिकेशन देना होगा फिर कि आपने वो नोटिस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया है। फिर वो एओ के डिस्क्रिप्शन पे होगा कि उनको पेनल्टी लेवी करनी है या फिर फॉरगो करनी है। Also, if you don't reply to any such notices, then AO would bound to pass assessment order based on base judgment assessment, यानी EO के पास जो डिटेल्स अवेलेबल होगी उसके बेस पे 144 में वो बेस जजमेंट असेसमेंट पास कर सकता है, उसके पास पावर है। Now what can be the key elements of a reply? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो नोटिस इशू हुई है, मोस्टली जनरली अब तो फेसलेस सी इशू होगी, तो असेसमेंट यूनिट ही 142(1) की नोटिस इशू करता है तो टू द असेसमेंट यूनिट। देन रेफरेंस डिटेल्स ऑफ नोटिस का जो रेफरेंस है, एसएससी का पैन है, एसएससी का नेम, असेसमेंट ईयर, जो डी नंबर है, अगर डी नहीं है तो वो नोटिस इनवैलिड गिनी जाएगी अंडर इनकम टैक्स लॉ, तो वो सब चेक कर लीजिए। रिस्पॉन्ड क्लियरली टू ईच एंड एवरी क्वेरी रेज्ड। अगर डिपार्टमेंट ने पूछा है कि एसएससी का नेचर ऑफ इनकम क्या है, एसएससी की डिराइव इनकम ड्यूरिंग द ईयर क्या है, तो वो सब क्रिस्प एंड क्लियर लैंग्वेज में लिखना चाहिए। कोई फैंसी लैंग्वेज यूज़ करने की या लीगल जागरण यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप सिंपल बेसिक इंग्लिश में लिख सकते हो जो असेसिंग ऑफिसर है उसकी समझ में आए ऐसे लैंग्वेज में, अलोंग विद द ऑब्वियसली ऑल द सप्लीमेंट्री एविडेंस विथ नंबरिंग। जो एनेक्चर आप एनक्लोज कर रहे हो वो एक एक एनेक्चर को आप नंबर कर दीजिए, ताकि जो वहाँ फेसलेस के एंड पे जो असेसमेंट यूनिट आपकी डिटेल्स वेरीफाई करेगा उसको भी वेरिफिकेशन करने में आसानी रहे। और जो भी एनेक्चर अपलोड कर रहे हो वो एक सबमिशन में, जैसे कि आपको पता है 10 डॉक्यूमेंट एविडेंस ही आप अटैच कर सकते हो। ईच की साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 5 MB तक अलाउड है फॉर द वन एनक्लोजर। सो यहाँ प्लीज मेंटेन प्रोफेशनल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज। अननेसेसरी कोई ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछा है वही आपको जवाब देना है। ज़्यादा कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है कि उसका कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए, और कोई फैंसी लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं है। Now we'll see what are the common mistakes that we encounter while drafting such reply, filing such reply, and we can avoid them. फर्स्ट ऑफ ऑल, मिसिंग द ड्यू डेट फॉर रिप्लाई। कई बार ऐसा होता है कि हमें नोटिस का पता ही नहीं होता
समहाउ हम मेल या मैसेजेस मिस कर जाते हैं तो नोटिस की ड्यू डेट भी निकल जाती है, उसके बाद पता चलता है। तो प्लीज़ एंश्योर अगर आपका केस स्क्रूटिनी में असेसमेंट में आया है तो इवन इफ यू डोंट गेट एनी इंटीमेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट बाय मेल, प्लीज़ चेक द इनकम टैक्स पोर्टल रेगुलरली टू सी इफ एनी न्यू नोटिस हैज़ बीन इश्यूड, तो आपकी कोई नोटिस मिस ना हो जाए। अदरवाइज जैसे कि मैंने बोला कि 10,000 पर इंस्टेंस पेनल्टी लग सकती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि नोटिस का हमें पता होता है बट समहाउ ड्यू डेट मिस हो जाती है, जो फाइलिंग करने की जनरली 10 डेज टू 15 डेज देते ही है। तो गूगल कैलेंडर में आप वो डेट डाल दीजिए फॉर योर ओन बेनिफिट, और इफ़ पॉसिबल आपका रिप्लाई उसके ड्यू डेट से पहले ही कंप्लाई करके सबमिट कर दीजिए, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा ईओ को कि येस एसएससी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल पर्सन टैक्स पेयर। So that is then giving vague or incomplete responses. Now कई बार एओ ने कुछ पूछा है और रिप्लाई कुछ अलग ही हमारी स्टोरी कर रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट टॉलरेबल। जो पूछा है वो क्रिस्प और क्लियर लैंग्वेज में फैक्ट्स मेंशन करे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ऑलवेज सीक प्रोफेशनल हेल्प, बट अननेसेसरी कोई भी डिटेल मत दे दीजिए या कोई भी एडमिशन मत कर लीजिए कि वो बाद में मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाए या मिस इंटरप्रेट हो जाए, या फिर उसका आपकी इनकम में एडिशन हो सकता है, ऐसे कॉन्सेस आ सकते हैं। तो अननेसेसरी एडमिशन से बचे। प्लीज़ ऑलवेज ट्राई टू सीक प्रोफेशनल हेल्प इन केस ऑफ एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। नाउ लिटिगेशन प्रूफिंग टिप्स। रिप्लाई वेल बिफोर द ड्यू डेट। जो ड्यू डेट है उससे पहले ही आप रिप्लाई कर दें तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा इन द बिगिनिंग ऑल्सो कि एसएससी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज असेसमेंट। कि प्रूफ ऑफ द ई फाइलिंग और सबमिशन जो आप पूरा सबमिशन कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उसको अपने एक फोल्डर में एनेक्चर वाइज सेव कर ले। फर्स्ट सबमिशन, सेकेंड सबमिशन। फिर सीक एडजॉर्नमेंट इन राइटिंग इफ मोर टाइम रिक्वायर्ड। अगर आपकी जो नोटिस है 142(1) की, उसमें बहुत सारी डिटेल्स अगर एओ ने पूछी है तो यू कैन ऑलवेज पोलाइटली आस्क फॉर द एडजॉर्नमेंट फॉर द रिमेनिंग डिटेल्स। वो आप जो 141 का रिप्लाई कर रहे हैं उसके एंड में ही आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि कंसिडरिंग द टाइम बारिंग असेसमेंट, जो 24-25 का असेसमेंट है, दैट इज गेटिंग टाइम बार्ड ऑन 31 मार्च 2026। So you can always ask कि sufficient time है, and for the details I will require some more time to compile and submit before your good self. So obviously you always also understand and grant you the sufficient time for that also, but you have to request in polite manner. So that is the some litigation proofing tips. So these are the very small and useful tips which you can keep in mind while filing reply to 142(1). आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।